एसिड, बेस एंड साल्ट, इसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें आधा चैप्टर मैंने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। आज हम देखते हैं पीएच स्केल। एक ऐसा स्केल है ये, दिस इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इस पे हमारा 0 से लेके 14 तक वैल्यूज़ हैं। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो 0 से 7 उसकी पीएच स्केल होगी। एग्जैक्ट 7 पे वो न्यूट्रल होगा, 7 के बाद 14 तक बेसिक होगा। ये देखें हम इसका 7 से 0 तक जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। एसिडिक नेचर बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और हम इधर से इधर जाएंगे, 14 की तरफ को जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटेगी तो उसकी एसिडिक नेचर घटे रही है, तो बेसिक नेचर बढ़ रही है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। और एग्जैक्ट 7 पे कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है पीएच, एक ऐसा स्केल है सॉरी, जिससे हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को नाप सकते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर। जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एसिडिक नेचर पे। मींस जितने मोर द हाइड्रोजन इट विल गिव इन द सॉल्यूशन, मोर इट विल बी एसिडिक। कोई भी हमारा क्या कहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है वो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन देगा सॉल्यूशन में वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। अब क्वेश्चन एक आता है इस तरीके से पेपर में आता है कि पीएच एक सॉल्यूशन की ए है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। किसी कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच है 6, बी की सॉल्यूशन की पीएच है 8, विच हैज़ मोर आयन कंसनट्रेशन, विच हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, विच इज़ एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक। बहुत ईजी है ये। एक सॉल्यूशन जिसकी है जिसकी पीएच वैल्यू 6 आ रही है, एक आ रही है जिसकी पीएच वैल्यू 8 आ रही है। तो जो 8 आ रही है हम देखेंगे 0 से 14 तक हमारा स्केल है। एक आ रही है 6 लगभग यहाँ पर होगा, और एक आ रही है 8 यहाँ पर होगा। तो ये 8 वाला तो बेसिक हो जाएगा, और जो हमारी 8 आ रही है इसका मतलब जो हमारी 8 है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो सॉल्यूशन ए इज़ मोर एसिडिक, इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें H पॉजिटिव आयन भी ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, बी हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। वाई द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट व्हेन एसिड रेन फॉल्स इनटू द वाटर, इनटू द रिवर सॉरी। जब भी एसिडिक रेन होती है तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी में जीवन हैं, मतलब पानी में जो रहते हैं, मछली हैं, जो भी पानी में रहते हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। ऐसा क्यों? इसका रीज़न देखेंगे, द पीएच ऑफ एसिडिक रेन। जब एसिडिक रेन हो जाएगी रिवर में तो जो पीएच हो जाएगी उसकी, हमारी वाटर की, रिवर की, इज़ लेस देन 5.6 से भी कम हो जाएगी। सो एसिडिक रेन फॉल्स इनटू द रिवर, देन द रिवर वाटर बिकम्स मोर एसिडिक। तो क्योंकि हमारी एसिडिक रेन हुई, एसिडिक रेन के होने की वजह, एसिडिक रेन है तो एसिडिक रेन का मतलब क्या है, उसकी जो पीएच है वो 5.6 है, 7 से कम है। तो जब ये रिवर में चली गई तो रिवर का जो पानी है वो भी एसिडिक हो गया, उसकी भी पीएच घट गई। सो रिवर वाटर बिकम्स मोर एसिडिक, तो जो रिवर का पानी है उसमें एसिडिक ज़्यादा हो गया। हैंस इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इसी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक्स जो भी हमारे मछली हैं, जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, दे कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ा बहुत चेंज हो जाए पीएच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती है तो वो उन्हें डिफ़िकल्ट हो जाता है। In our stomach, HCl is produced, but too much acid causes pain and irritation and can cause acidity. ये एक नोट दे रखा है जिसपे एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो होता क्या है, हमारे स्टमक में HCl बनता है, सबके स्टमक में HCl थोड़ा सा बनता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही बनने लगे, टू मच एसिड, तो हमें इरिटेशन होगी और पेन होगा, एंड हैंस कॉज एसिडिटी। जो कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी का मतलब क्या है, जो HCl हमारे स्टमक में बन तो रहा है लेकिन अगर ज़्यादा बन जाता है तो उसे एसिडिटी कह देते हैं। अब हमें पता है एसिडिटी है तो हम टैबलेट खाते हैं या कोई भी सिरप पीते हैं, तो उस सिरप में क्या होगा, उसमें कोई बेस पड़ा होगा तभी तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो बाय टेकिंग एनी एंटासिड्स विच हैव सम बेस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, हम कोई एंटासिड लेंगे। एंटासिड्स क्या होते हैं, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कोई भी बेस पड़ा होगा,
ठीक है, जिससे क्या होता है, द एक्सेस एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिटी होने पे हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें लेना चाहिए कोई बेस लेना चाहिए, आंट एसिड्स लेना चाहिए जिसमें से कुछ बेस पड़ा हो, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एसिडिटी होती क्या है, अगर हमारे पेट के अंदर HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, थोड़ा तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा प्रोड्यूस कैसा होगा, अगर हम कोई ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, या फिर जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं। ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, और ओवर ईटिंग से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। इफ़ द pH ऑफ अवर माउथ इज़ लोअर देन 5.5, दूसरा नोट आ रहा है, अगर हमारी माउथ की, मुंह की जो pH है 5.5 से कम हो जाए, द टूथ डिके स्टार्ट्स, तो हमारे दांत सड़ने लगेंगे। एट लोअर pH टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट गेट्स कोरोडेड, और ज़्यादा ही pH कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एसिडिटी हो जाए अगर हम माउथ के अंदर, तो हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगेंगे, और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे इनेमल में वो ख़राब होने लगेगा। ठीक है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्लीनिंग माउथ आफ्टर मील्स, हर खाने के बाद हम एक तो ब्रश करना चाहिए, मुंह साफ़ करना चाहिए। और जो हम टूथपेस्ट यूज़ करें, यूजिंग टूथपेस्ट मोस्टली बेसिक, ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें बेसिक पड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में एसिडिक ज़्यादा है, हम बेस से उसे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, विच कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। नेक्स्ट हमारा ये नोट में ही आ रहा है, प्लांट्स ग्रो इन सच सॉइल विच इज़ नाइदर एल्कलीन नॉर हाईली एसिडिक। जो हमारी प्लांट्स के लिए भी हमारी जो ग्रोथ होती है वो उसके लिए भी ऐसी सॉइल चाहिए होती है, ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा बेसिक हो, एक नॉर्मल pH उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। इफ़ द सॉइल इज़ हाईली एसिडिक, अगर ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी, देन बाय एडिंग एल्कलीन सब्सटेंसेज लाइक क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम एंड चॉक इट्स pH कैन बी मेंटेन्ड। अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा ही एसिडिक हो गई है तो हम क्या करें, उसमें कुछ बेस डाल दें, जैसे चूना CaO, ये बेस है। स्लैग्ड लाइन चूने का पानी होता है, COH का वोल्ट वाइज। ये चॉक CaCO3 होता है, ताकि इसकी जो pH है वो मेंटेन हो जाए। तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे जो सॉइल है या मिट्टी है उसकी pH ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई बेस यूज़ करेंगे, बेस डालेंगे, कोई CaO डाल सकते हैं, स्लैग्ड लाइम डाल सकते हैं, या चॉक डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपाउंड इज एडेड टू सॉइल इफ इट्स एसिडिटी इंक्रीजेस, तो वी कैन ऐड क्विकलाइम, CaO, CaCO3, चॉक, ये सब डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क की pH तो होती है 6, लेकिन जब ये कर्ड में कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट होता है, तो इसकी pH कैसी चेंज होती होगी। देखिए, मिल्क हैज़ pH ऑफ 6 बट कर्ड इज़ मोर एसिडिक, ये तो हमें पता है, जो हमारा कर्ड होता है, दही होता है, वो तो ज़्यादा ही एसिडिक होगा। सो इट्स pH इज़ लेस देन 6, तो उसकी 6 से भी कम होगी, 6 से कम हो जाएगी उसकी pH, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फॉर प्रिवेंटिंग द मिल्क टू टर्न सोर, मिल्क मैन एडेड सम बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर प्रिवेंटिंग मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो खट्टा ना हो, जो मिल्क मैन होता है, जो दूधिया होता है, वो उसमें कुछ बेकिंग सोडा डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिल्क की pH 6 होती है, सो इट विल टर्न सोर इजीली। क्योंकि pH 6 होती है इसकी, तो ये धीरे धीरे क्या है, खट्टा होने के बहुत टाइम तक मिल्क को हम ऐसे ही रखा रहने दें। उबालें ना, मिल्क को उबालने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो, लेकिन हम जो मिल्क है अगर हम उसे उबालेंगे नहीं तो उसकी जो pH है, pH पहले से 6 है, तो वो ख़राब होने के या खट्टा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, बेकिंग सोडा डालने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा बेसिक हो गया, उसकी pH जो है वो हमारी बढ़ गई, मतलब 7 से आगे पहुंच गई, 8 हो सकती है, थोड़ी सी भी आगे हो सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा, इट बिकम एल्कलाइन बन गया अब हमारा मिल्क, विच विल प्रिवेंट द मिल्क टू टर्न सोल ईजिली। अब क्योंकि एसिड से हमने थोड़ा सा बेस बना दिया, थोड़ा सा डालेंगे, तो अभी ईजिली खट्टा नहीं होगा। अब हमारे इस चैप्टर में कुछ प्रिपरेशंस आ रही हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl में के सॉल्यूशन का मतलब वाटर डाल के NaCl डालेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, तो क्या होगा, ये NaCl से NaOH बन जाएगा, Cl2 निकलेगा और H2 निकलेगा। मैंने पहले बताया था वाटर हमारा कैसे टूटता है, देखेंगे,
जो हमारा वाटर होता है वो टूटता है H पॉजिटिव में OH निगेटिव में। अब ये जब NaCl से वाटर और NaCl से रिएक्ट करेगा, इसमें ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटा, ठीक है। अब हमने NaCl का और वाटर का रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव से मिला, Na पॉजिटिव OH से निगेटिव से मिला, तो बन गया NaOH इसका। और ये क्या हुआ, ये हमारा H पॉजिटिव है, ये हमारा Cl निगेटिव है, तो ये हमारा H पॉजिटिव जो है ये H2 की फॉर्म में निकल गया, ये Cl निगेटिव हमारा Cl2 की फॉर्म में निकल गया, मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल गया। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन CaOH का होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम। इससे रिएक्शन करवाएंगे, CaOCl2 बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसके यूजेस क्या हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, वुड पल्प, ब्लीचिंग पाउडर के ये यूजेस हैं। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब जर्म से फ्री करने के लिए भी ये यूज़ होता है। तीसरी प्रिपरेशन आ रही है हमारी NaCO3 बेकिंग सोडा की। ये सॉल्व प्रोसेस होता है, इसमें NaCl में वाटर, CO2 अमोनिया डालते हैं एंड वी विल गेट NH4Cl प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आ रही है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर क्या देता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो ये Na2CO3 देगा, वाटर और CO2 निकल जाएगा। यूजेस क्या हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिससे आग बुझाते हैं उसमें यूज़ होता है ये। इन एंटासिड्स एज इट न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक, जो मैंने भी एंटासिड बताए थे उसमें भी NaCO3 पड़ा होता है फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। अब प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा देखें, Na2CO3.10H2O3 इसका फॉर्मूला है, कैसे बनेगा ये, NaCO3 लेंगे हम, यही मतलब बेकिंग सोडा लेंगे NaCO3, इसको हम हीट कर देंगे, इट विल गेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। अब इसमें हम वाटर डाल देंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इट विल गेट Na2CO3.10H2O। इसके यूजेस देखते हैं, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर हाउस होल्ड, साफ़ सफाई में यूज़ होता है, हमें पता ही है घर में। फॉर मेकिंग बोरेक्स, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन जगह ये यूज़ होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स of any salt. So water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one molecular formula unit of a salt. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जो इस तरीके से .10H2O .5H2O लिखा होता है, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स किसी बनाने के काम में आते हैं, किसी भी साल्ट को उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो कन्वर्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O। वाशिंग सोडा है ये, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज्ड होते हैं इन 1 मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ Na2CO3। एक Na2CO3 के लिए 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए ताकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फॉर्मेशन होने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर है विच ऑन मिक्सिंग विद वाटर चेंजेस इनटू जिप्सम। इसका फॉर्मूला देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O। इसमें हमने वाटर का मॉलिक्यूल डाला, 1.5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ऐड करा, हाफ पहले से था, हाफ और 1.5 जो मतलब हाफ एंड 1.5 बराबर 2 बन गया। तो वाटर से मिलने के बाद ये जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, CaSO4.2H2। और जो जिप्सम है एक हार्ड मास है, सॉलिड का काफ़ी ठोस मास। इसके यूजेस देख सकते हैं, एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, जो हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, फॉर मेकिंग टॉयज़, इन सब में यूज़ होता है। अब अलग से जो नोट में दे रखे हैं ये अलग से मैंने बताया, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसे ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहाँ भी बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। ऐसा क्यों अभी बताया ही था, ये पानी से मिल जाएगा तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हार्ड मास कंपाउंड है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। हम कोई भी एसिड ले लें, जब तक उसे हम पानी में नहीं डालेंगे तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्योंकि पानी में डालने के बाद ही उसमें H पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं। HCl इज़ मोर एसिडिक देन CSCCOOH। HCl ज़्यादा एसिडिक है CSCCOOH से। इसका मतलब क्या है,
HCl ज़्यादा H पॉजिटिव देता है, CH3COOH कम H पॉजिटिव देता है जब भी उसे पानी में घोलते हैं। रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, बट डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आता है। जैसे हम रेन वाटर को लें, जो हमारा बारिश का पानी होता है उसे लें, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ले लें डिस्टिल्ड वाटर, जैसे बिस्लरी का पानी है, डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर पानी, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, आयंस वगैरह है ही नहीं। और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ आयंस। तो फ्लो ऑफ आयंस किस में हो पाएगा? रेन वाटर में। ये 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिटन एज CaSO4.12H2O? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव हाफ अ water molecule attached to CaSO4? It is written in this form because 2 molecular units of CaSO4 share 1 molecule of water. मतलब क्या है इसका फॉर्मूला, ये क्यों है CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 फॉर्मूला CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो 1 वाटर लगेगा। देखते हैं, CaSO4 के अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम CaSO4 का अगर हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल लगेगा? हाफ लगेगा, इसलिए यहाँ पे हाफ आ रहा है। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, 3 products are obtained. Why the process is called as Kohler alkaline? The process is called as Kohler alkaline because of the products formed. जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होगी एक सॉल्यूशन NaCl के में, तो 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसको इस प्रोसेस को हम कोलर एल्कलाई क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं कोलर, CHLOR, क्लोर। क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन से है, ये क्लोरीन से बना है क्लोर, CHLOR क्लोर। और एल्कली का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसमें ये प्रोसेस पीछे आ चुका है, मैं देखते हैं। ये रहा प्रोसेस, जो NaOH की प्रिपरेशन है, ये वाला प्रोसेस है। तो इसमें Cl2 बना और NaOH बना। तो जो Cl2 बना उसके क्लोरीन बना, उसको हमने क्लोर कह दिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH बना, इसे ये NaOH कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, इसलिए इसका एल्कली, इसलिए इसका नाम है क्लोर एल्कलाई। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी दे रखा है, तो ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।